नमस्कार। सेवापथ न्यूज के विशेष प्रोग्राम रण 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कुछ ऐसी अहम सीटों पर जिनके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी इन सीटों पर कुछ खास आपके सामने आएगा, इस पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टीम के सदस्यों में इधर अनूप मिश्रा जी स्टेट हेड हैं न्यूज चैनल में और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। लखनऊ सीट और साथ में जुड़ी हुई बाराबंकी सीट और उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी मोहनलालगंज सीट की भी संजय जायसवाल एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। इनका ढेर सारा अनुभव है, लोकसभा के कई चुनाव इन्होंने कवर किए हैं। और उसके बाद अखिलेश मिश्र जी इनपुट हेड हैं और इनका पूरे 75 जिलों के रिपोर्टरों से लगातार वास्ता रहता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले राजधानी लखनऊ की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ लोकसभा सीट है और लखनऊ से उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता राजनाथ सिंह सांसद हैं और वर्तमान में वो देश के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले भी वो लखनऊ सीट से ही सांसद रहते हुए देश के गृह मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ सीट पर 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा। राजनाथ सिंह ही भाजपा से लड़ेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन से पूनम सिन्हा प्रत्याशी थी, क्या फिर वह आएंगी या कोई और आने वाला है। और जैसा कि हवा में चर्चा है कि प्रियंका गांधी या कोई और बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से यहां आ सकता है, क्या कुछ होगा समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम विश्लेषण कर लेते हैं। अनूप जी, सेवापथ न्यूज के दर्शकों के बीच में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि लखनऊ लोकसभा सीट पे इस बार क्या समीकरण होंगे। भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, सपा से, या सपा अगर गठबंधन इंडिया गठबंधन जैसा कहा जा रहा बना करके सामने आती है तो कौन प्रत्याशी होगा। और कांग्रेस जो कि इस बार भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक बड़ी धमक पहले ही दिखा चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश में उसका कुछ होगा और लखनऊ में क्या होगा। देखिए, लखनऊ लोकसभा एक बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक कर्मभूमि रही है, यहाँ से वो सांसद रहे हैं। इसके बाद देश के रक्षा मंत्री जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह की एक कर्मभूमि है और यहाँ से वो सांसद हैं। चूंकि राजनाथ सिंह की भी जो एज आयु है वो लगभग करके आगे बढ़ रही है और 73 के करीब वो पहुंच रहे हैं। तो एक सवाल जरूर उठता है, जैसा कि आपने पूछा कि एक सवाल जरूर उठता है, क्या राजनाथ सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे या कोई अन्य यहाँ पर आ सकता है। वहीं अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस तरीके से अपना जनाधार बढ़ा रही है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में जिस तरीके से उन्होंने अपना परचम लहराया है, उसके बाद कहीं न कहीं उसको एक एनर्जी मिल रही है, जिसके अंतर्गत ये भी देखा जा सकता है कि लखनऊ से कहीं न कहीं प्रियंका गांधी का भी नाम एक बार चर्चा में आ रहा है। वहीं जो अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा या बनारस से लड़ सकते हैं या लखनऊ से भी उनका नाम आ सकता है। और राहुल गांधी का अमेठी से चर्चा उन्होंने की है। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों में जो लखनऊ और वाराणसी लोकसभा सीट है ये बहुत हॉट सीट मानी जाती है। वाराणसी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि है, वो वहां से सांसद हैं। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो कर्मभूमि है वो आपके जो है लखनऊ से आते हैं। लखनऊ में 2 बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे सांसद रहे। अब तीसरी बार कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके पुत्र नीरज सिंह जो कि एक बड़ा नाम आ रहा है और यूथ में उनकी एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं नीरज सिंह का नाम भी आगे भविष्य में कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा सकता है। अनूप जी, हम आपसे बात लेंगे। नीरज सिंह एक नाम सामने आया है लखनऊ सीट पे। संजय, आपने कई चुनाव देखे हैं लखनऊ के। राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद हैं, उससे पहले लालजी टंडन यहाँ सांसद थे, 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ सांसद रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी 5 बार, अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन और उसके बाद राजनाथ सिंह 2 बार, 5, 2, 7 और 8 बार जो पार्टी यहां से अपना सांसद बना चुकी है। क्या उस पार्टी की तरफ से राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में सांसद हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, वो अपने बेटे को उतारने का रिस्क ले सकते हैं? क्या नीरज सिंह नाम वास्तव में आगे आ सकता है? देखिए, नीरज सिंह एक यूथ के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नीरज सिंह यूथ में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये चलता है मामला कि जो है जहाँ पे पिता है वहाँ पे बेटा नहीं आएगा। शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी तक नीरज सिंह आगे नहीं बढ़ पाए। अगर नीरज सिंह की बात करें तो नीरज सिंह अगर किसी राजनाथ सिंह के बेटे ना होते तो शायद आज उनका बहुत बड़ा कद होता।
आप पंकज सिंह को देख लीजिए, पंकज सिंह जी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में है, विधायक भी जीते, सांसद भी जीते, लेकिन अभी तक अगर कद की बात करें तो उनका कद बहुत बड़ा नहीं हो पाया जिस हिसाब से उनका होना चाहिए था, क्योंकि राजनाथ सिंह एक रक्षा मंत्री हैं अपने देश के। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में जहां भी पिता को महत्व मिला है, एक ही व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। पार्टी की विचारधारा ये रहती है कि उनमें वंशवाद नहीं चलेगा। इन बातों को लेकर नीरज सिंह कहीं ना कहीं अभी पीछे। और रही बात संभावनाओं की कि लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि लखनऊ से चुनाव लड़ ले, कोई बड़ी बात नहीं। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा इन्होंने बताया नीरज सिंह राजनाथ सिंह के पुत्र हैं, अभी वर्तमान में कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है और राजनाथ सिंह के छोटे बेटे हैं, उनके बड़े बेटे पंकज सिंह विधानसभा सदस्य हैं नोएडा से। ये सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, इस पे हम बात कर लेंगे, अंतिम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे अखिलेश जी कि वर्तमान समीकरणों में जब इंडिया जैसा गठबंधन बन रहा है विपक्षी दलों का, और कांग्रेस खुद भी अपने आप को इंडिया गठबंधन में शामिल भी है और अलग से भी अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रही, ऐसे में क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलग अलग कैंडिडेट देगा या दोनों का मिलकर एक कैंडिडेट आएगा? और अगर आएगा तो पिछली बार पूनम सिन्हा थी, उससे पहले अभिषेक मिश्रा थे, उससे पहले अशोक वाजपेयी का भी प्रत्याशिता हुई। कौन कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी की तरफ से अलग अलग लोग लड़ सकते हैं या एक में लड़ेगा? और अगर एक लड़ेगा तो कौन कैंडिडेट हो सकता है? अखिलेश, राजनाथ जी के पुत्र नीरज जी की बात चल रही है, मतलब हवाएं उनकी तरफ ज़्यादा जा रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जब नाम लखनऊ एक हॉट सीट है तो गठबंधन, ये माना जा सकता है कि गठबंधन भी अपनी तरफ से एक ऐसा उम्मीदवार उतारेगा कि जिसके हारने की संभावनाएं ना के बराबर हो, एक कड़ी टक्कर देगा वो राजनाथ सिंह जी के पुत्र को। और वो नहीं चाहेगा कि लखनऊ और वाराणसी जैसी हॉट सीट जो है उसमें उसको शिकस्त हासिल हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो, जैसे पूनम सिन्हा हालांकि नाम थी, एक सेलिब्रिटी फेस थी, और अभिषेक मिश्रा ठीक है अच्छे नेता हैं सपा के, लेकिन अगर आप महागठबंधन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उसमें अब कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि चुनाव लड़ सकते हैं लखनऊ में। अगर ये राजनाथ सिंह के पुत्र जी की बात आ रही है तो उनकी टक्कर में किसी एक बड़े नेता को उतारना इनके लिए मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि अगर इनको लखनऊ सीट जीतनी है तो बड़ा नाम आएगा। कोई इनका कहना है अखिलेश मिश्रा, कोई बड़ा नाम सामने सकता। अनूप जी, आपने कहा नीरज सिंह, सबसे पहले आप ही नीरज का नाम लिया। यदि नीरज सिंह कैंडिडेट होते हैं, राजनाथ खुद कैंडिडेट नहीं होते हैं, उम्र की वजह से, अपने बेटे के करियर को बनाने की वजह से वो प्रयास करते हैं, और क्योंकि राजनाथ बड़े नेता हैं तो निश्चित रूप से उनके बेटे को मौका मिल भी सकता है। वो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार सक्रिय हैं युवाओं के बीच में। ऐसे में अगर नीरज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होते हैं, एनडीए के कैंडिडेट होते हैं, तो लखनऊ जो कि राजधानी की सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी, लालजी टंडन, 2 बार राजनाथ सिंह, 8 बार से जो जिस सीट को अपनी झोली में डाल रखा पार्टी ने, वहां पर उसके कैंडिडेट को हराने के लिए विपक्ष का कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखिए, अगर जो राजनाथ सिंह की बात की जाए तो अभी वो 73 साल के हो चुके हैं, और यदि एनडीए गठबंधन राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को यहाँ की टिकट देती है या अन्य कोई भी नेता उतारती है, अगर नीरज सिंह की बात आती है तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जरूर एक प्रत्याशी उतारेगी, वो मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लखनऊ में हमेशा ही कहा जाता है कि लखनऊ भाजपा का गढ़ रहा है, और पिछली बार भी 2019 में 57% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का था। तो ये एक बड़ी चुनौती लखनऊ के रूप में नहीं देखी जा सकती। लखनऊ में पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पहले भी बड़े बड़े नेता उतरे हैं, लेकिन अगर देखा जाए, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 5 उनके जो है विधायक हैं यहाँ पर, तो एक हिसाब से उनके लिए मजबूती है। कोई ऐसा चैलेंज अभी फिलहाल लखनऊ में नहीं दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत परेशानी में डाल सकता है। चलिए, कोई चैलेंज बड़ा भाजपा के लिए, इनका कहना अनूप मिश्रा जी का भी नहीं दिख रहा है। हम चैलेंज की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि चैलेंज देने कौन आ सकता है, कौन वो नाम हो सकता है, संभावित नाम 1, 2, 3 कोई नाम लिए जाएं, कौन वो नाम हो सकता है संजय जी जो यहाँ पर भाजपा के अगेंस्ट आ सकता है? नाम तो प्रियंका का भी लिया जा रहा है, अभिषेक मिश्रा लड़ चुके हैं, अशोक वाजपेयी लड़ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि नाम की चर्चा अभी करना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी चुनाव की अगर बात करें तो अभी 7 महीने से ज़्यादा चुनाव बाकी है। और जो विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का जो गठबंधन बना है इंडिया,
इसमें जो है जो चर्चाएं और हो रही हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि विपक्ष में गठबंधन में एक कैंडिडेट सिर्फ उतारा जाएगा विपक्ष का, न सपा का कैंडिडेट कहलाएगा, न भाजपा का कहलाएगा, न सपा का कहलाएगा, न कांग्रेस का, न आरएलडी का, और भी जो भी पार्टियां, किसी का कैंडिडेट, वो विपक्ष का एक कैंडिडेट माना जाएगा और जो सबसे मजबूत दावेदारी रखता है वो यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया जाए। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि विपक्ष किस कैंडिडेट को वहाँ से उतारती। और रही बात अगर लखनऊ की, तो लखनऊ आप पूरे देश की बात करें तो यूपी और गुजरात दो ये ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, और फिर अगर यूपी में आप आ जाओ तो फिर लखनऊ सबसे मेन गढ़ माना जाता है। तो भाजपा जो है वो लखनऊ गढ़ माना जाता है भाजपा का। तो जब गढ़ माना जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें, एक दो चुनाव नहीं, कम से कम 10 चुनाव की बात करें, तो भाजपा ने काफी यहाँ पे दिखाया है, दमखम दिखाया कि लखनऊ में भाजपा ही भाजपा का गढ़ माना जाता है और विपक्ष यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट देना चाहेगा। कौन कैंडिडेट होगा इसकी चर्चा अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी जल्दबाजी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में जातिगत समीकरण के आधार पर चर्चा सामने आने लगी। कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि कुर्मी बाहुल्य सीट है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका कहां से लड़ेंगी? रायबरेली से। राहुल कहां से लड़ेंगे? अमेठी से, या कोई बदलाव होगा? लेकिन लखनऊ लोकसभा सीट पर फिलहाल इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा नाम सामने नहीं। हम दूसरी सीट पर चर्चा करते हैं। लखनऊ सीट के बगल में अखिलेश मिश्रा जी, मोहनलालगंज लोकसभा सीट है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट भी परंपरागत तरीके से किसी की हो नहीं पाई। हालांकि सबसे ज्यादा बार पिछले कुछ समय से वहां भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। पूर्णिमा वर्मा वहां से 3 बार भाजपा की सांसद रही। सपा ने भी वहां रीना रावत के नाम पे बाजी मारी, सपा ने वहां अन्य नाम पे भी बाजी मारी। लेकिन वर्तमान में 2 बार से लगातार कौशल किशोर, जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो वहां से सांसद हैं। कौशल किशोर की पत्नी उसी संसदीय क्षेत्र की एक विधानसभा सीट मलिहाबाद से विधायक है 2 बार से, जयदेवी कौशल। और कौशल किशोर और रिश्तेदार उसी लोकसभा सीट की मोहनलालगंज, गोसाईगंज सीट जो है वहां से विधायक है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट सुरक्षित सीट है और राजधानी लखनऊ का ही हिस्सा है। एक सीट उसमें सीतापुर जनपद की सिधौली जुड़ती है। बाकी सारी सीटें, 4 सीटें लखनऊ जनपद की आती हैं। तो मोहनलालगंज सीट पर हम बात करना चाहेंगे, क्या भाजपा एनडीए फिर से कौशल किशोर को ही वह कैंडिडेट बनाएगा? और दूसरी तरफ विपक्ष, जिसने पिछली बार सुशीला सरोज पर दांव खेला, विपक्ष जो कि वहां रीना रावत को सांसद बना चुका है, विपक्ष जो अब की इंडिया के रूप में सामने आ रहा है। पिछली बार सीएल वर्मा और कौशल किशोर में चुनाव हुआ। सीएल वर्मा बसपा और सपा के साझा गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो हारे, उप विजेता रहे। तीसरे नंबर पर आर के चौधरी, एक बड़ा नाम वहां का कहा जाता है, वो रहे, वो कांग्रेस की तरफ से थे। इस बार कांग्रेस और सपा एक साथ आने की संभावना इंडिया गठबंधन के तौर पर। लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर भी अभी मैदान में आएगी और निश्चित रूप से मोहनलालगंज सीट सुरक्षित है और बसपा सुरक्षित सीट पर जरूर कैंडिडेट उतारेगी। कौन होगा भाजपा का प्रत्याशी मोहनलालगंज से, क्या उम्मीद है? और विपक्ष का कैंडिडेट कौन हो सकता है मोहनलालगंज से? देखिए अमरेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि कौशल किशोर जी का कद भी अच्छा है और पार्टी के अंदर, और उन्होंने काम भी मोहनलालगंज सीट पर किया है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को एक विधानसभा के रूप में लेकर चले, उसमें गिने, तो सपा एक मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कोई विपक्ष नहीं है रूलिंग पार्टी, मतलब कि एनडीए के सामने। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने बोला सीएल वर्मा जी, तो सीएल वर्मा जी उप विजेता रहे थे। तो इस बार मुझे लगता है कि सपा को उत्तर प्रदेश में तवज्जो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है और उनका यहाँ वो दूसरे नंबर पे थी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। तो इस लिहाज से सपा को काम, मतलब वोट के लिहाज से उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। और जो महागठबंधन बना है, जिसको हम इंडिया नाम से अब संबोधित करते हैं, तो उसमें सपा को यहाँ की सीट मिलनी चाहिए, मोहनलालगंज की सीट। ये मेरा मानना है। अखिलेश जी ने कहा सपा को मोहनलालगंज की सीट मिलनी चाहिए। हमारा यही प्रयास होगा कि हमें जानने की कोशिश करें कि इंडिया गठबंधन से, जिसमें अभी समाजवादी पार्टी भी दिख रही है, कांग्रेस भी दिख रही है, बसपा उससे अलग है उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा, इस पर संभावना पर हम बात कर लें। लेकिन उससे पहले हम
1 मिनट का अपने दर्शकों को ब्रेक के लिए अनुमति लेना चाहेंगे। देखते रहिए सेवापथ न्यूज। मिलते हैं जल्द ही इसकी आगे की समीक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सेवापथ न्यूज के रण 2024 में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजधानी लखनऊ की ही मोहनलालगंज लोकसभा सीट पे कि इंडिया गठबंधन यदि चुनाव तक बना रहता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ रहते हैं, बहुजन समाज पार्टी हालांकि अभी उसमें नहीं है लेकिन विपक्ष में है, कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट कौशल किशोर के सामने यदि भाजपा कौशल किशोर को हिलाती है? देखिए, मोहनलालगंज सीट की यदि बात की जाए तो मोहनलालगंज सीट एक बहुत बड़ी लोकसभा है। करीब 100 किलोमीटर का दायरा मोहनलालगंज जो है अपने में समाहित करता है। 5 विधानसभा सीटें हैं और पिछली बार जो गठबंधन था सपा का और बसपा का, उसमें सीएल वर्मा जो है उपविजेता रहे थे। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो कौशल किशोर विजेता जरूर रहे थे, लेकिन उपविजेता के रूप में जो है सीएल वर्मा ने भी अच्छी फाइट की थी और जो जीत का मार्जिन बहुत ही कम था। करीब 5 लाख समथिंग सीएल वर्मा को वोट मिले थे और 6 लाख समथिंग जो है कौशल किशोर को मिले थे, जिसपे उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की यदि बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में कई नाम आ सकते हैं। जैसे एक बड़ा नाम सुशीला सरोज का भी आ सकता है। सुशीला सरोज वहां से सांसद भी रही हैं और उसी बिरादरी से आती हैं जिस बिरादरी से कौशल किशोर आते हैं। अब कौशल किशोर इसलिए जीत दर्ज कर पा रहे हैं क्योंकि कौशल किशोर का खुद का एक बड़ा जनाधार है। वो पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगभग हर जगह 25% 20% वोट उनकी मानी जाती है उनकी बिरादरी में। और जो सीतापुर है, जो एक बड़ा क्षेत्र देखा जाए मोहनलाल विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 34% अनुसूचित जनजाति आता है, एससी वर्ग, जो एक बसपा के लिए बहुत बड़ी फायदे की बात होती है। वहां पे समाजवादी पार्टी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक यदि इंडिया गठबंधन में नहीं है, जो पिछली बार था सपा बसपा के गठबंधन में, इस बार वो इंडिया गठबंधन से अलग हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नाम ढूंढने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मोहनलालगंज से जो सांसद कौशल किशोर अब एक बड़ा नाम हो चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। सुशीला सरोज का नाम आ सकता है। इसके अलावा और भी नामों पे समाजवादी या उनकी जो इंडिया गठबंधन है देख सकते हैं कि किसको उठाया जा सकता है, किसका नाम लिया जा सकता है। हालांकि अभी ये जल्दबाजी होगी कि वहां पे इंडिया गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, लेकिन सुशीला सरोज चूंकि एक बड़ा नाम कहा जाता है, वो वर्तमान वहां पूर्व में सांसद रही है, तो उनका नाम आ सकता है, ये संभावनाएं दिख रही है। अनूप जी का कहना है कि सुशीला सरोज सांसद रह चुकी हैं और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन है। कांग्रेस के कैंडिडेट वहां आर.के. चौधरी थे, बहुत अच्छा वोट उनको नहीं मिला, हालांकि आर.के. चौधरी क्षेत्र के प्रभावी नेता थे उसके बावजूद भी। और सीएल वर्मा जो कि बसपा के टिकट पर लड़े थे, गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बसपा में, तीनों सीटों में जिनकी आज हम बात करेंगे उनमें लखनऊ, बाराबंकी और मोहनलालगंज, इन सीटों की हम बात कर रहे हैं। इसमें लखनऊ सीट पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट के रूप में पूनम सिन्हा थी गठबंधन से, सपा बसपा गठबंधन से। मोहनलालगंज सीट पे बसपा के कैंडिडेट के रूप में सीएल वर्मा सामने आए थे। तो क्या इस बार भी समाजवादी पार्टी खुद अपना कैंडिडेट उस सीट पर उतारेगी या कांग्रेस को दे सकती है? कांग्रेस से क्योंकि आर.के. चौधरी लड़े थे, क्या दोबारा उनको मौका मिल सकता, या सपा अपने कैंडिडेट के रूप में जो कि उनकी सांसद रही है पहले वहां, सुशीला सरोज, उनको मौका देने वाली है? कौन नाम सामने आ सकता है? और क्या भाजपा का नाम कौशल किशोर ही रहने वाला या उसमें किसी बदलाव की संभावना? संजय जी, देखिए, मोहनलालगंज सीट वाकई बड़ी है और काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल कवर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अनूप जी ने जो आंकड़े, जातिगत आंकड़े बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा या सपा का कौन होगा, तो सीधी सी बात है कि जब इंडिया का गठबंधन हो गया है, इंडिया नाम से जो विपक्ष का गठबंधन हो गया है, उसकी अगर लेकर बात करें तो अभी ये कतई क्लियर नहीं किया जा सकता है कि प्रत्याशी कौन होगा। सबसे पहले सर्वे होगा कि सर्वे में जो निकल के आएगा कि इस क्षेत्र में, इस सीट पे कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि भाजपा तो चुनाव अलग लड़ेगी, भाजपा को तो गठबंधन से मतलब नहीं है, भाजपा का अपना प्रत्याशी होगा, उसमें जो पूर्व में जो जीते हैं उन्हीं का नाम आ सकता है क्योंकि उन्होंने अच्छी सफलता हासिल की थी। और उसके बाद वो, अगर उनकी बात करें तो बड़े सरल और सौम्य नेचर के इंसान है कौशल किशोर जी, बड़े सौम्य नेचर के इंसान है और लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातों को सुनते, काम करते हैं। तो भाजपा से जहां तक हो सकता है कि कौशल किशोर जी का नाम दोबारा है। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को तो पहले ये क्लियर करना होगा कि विपक्ष में कौन दावेदार होगा उस सीट का। कांग्रेस दावेदारी करती है, सपा दावेदारी करती है, आरएलडी दावेदारी करती है, या हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी। अखिलेश जी की राय मैं लेना चाहूंगा इस पे। अखिलेश जी, बहुत अच्छा बताया संजय जी ने
कि अभी तो सवाल ये है कि विपक्ष का दावेदार कौन होगा। आपको क्या लगता है, दावेदार कौन, कैंडिडेट कौन हो सकता है कौशल किशोर के सामने? अगर कौशल किशोरी आते, जैसा कि उन्होंने कहा, वो विनम्र है, उनकी पकड़ है, जातिगत आधार पे भी उनका मामला वहां ठीक है, उनकी पत्नी भी लगातार 2 बार जीत रही, तो यदि कौशल किशोर ही दोबारा रहते हैं पारक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो विपक्ष किस कैंडिडेट को सामने ला सकता है? इंडिया गठबंधन की बात है अखिलेश जी। संभवतः इंडिया गठबंधन अगर मौका देगी तो संभवतः इसको सपा को मौका देना चाहिए। मतलब कि पूर्व सांसद जो वहाँ की रही हैं सुशीला सरोज जी को, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक बार सांसद, जैसा कि अनूप जी ने बताया कि वो पहले भी सांसद रह चुकी हैं और उन्होंने भी अच्छा काम किया था अपने कार्यकाल में, और उसी समाज से आती हैं। ये भी अनूप जी ने हम लोग के ज्ञान में लाया कि जैसा कि हम सब जानते भी थे कि वो उसी समाज से आती हैं, तो एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है सुशीला सरोज जी के मैदान में उतरने में, वो गठबंधन के अगर उम्मीदवार के तौर पे उतरती हैं तो। अनूप जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी भी इंडिया गठबंधन में रहेगी, समाजवादी पार्टी उसमें है ही है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी उससे अलग है, और क्योंकि सीट सुरक्षित है तो बसपा को हमें नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। बसपा की बात हम करेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी वहां से सीएल वर्मा पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, आर के चौधरी भी बसपा में रह चुके हैं, ऐसे में क्या आप मान के चलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर एक फैक्टर बनेगी तीसरे कैंडिडेट के रूप में लोकसभा? मोहल्ला बिल्कुल फैक्टर जी बन सकती है, क्योंकि देखिए बसपा का और सपा का गढ़ जरूर सीतापुर माना जाता है, उसमें लखनऊ भी जुड़ा हुआ है। सीतापुर चूंकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, 34% वोट संख्या बसपा का वहां एक अनुसूचित जाति सीतापुर की जो सिधौली सीट इसमें जुड़ी क्षेत्र है। नहीं, अगर सीतापुर की सिधौली के अलावा अगर लोकसभा क्षेत्र की भी बात की जाए तो वहां पे अनुसूचित जनता जो है काफी ज्यादा अनुसूचित जाति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और बसपा एक बड़ा ग्राफ के रूप में वहां आ सकती है। और सीएल वर्मा चूंकि उपविजेता थे तो बसपा जरूर उनको एक मौका दे सकती है। लेकिन अगर इधर हाल में ही देखा जाए तो काफी समय से बसपा उस क्षेत्र में कोई भी अपनी एक पहचान बनाने में असफल रह रही, कह सकते हैं कि वहां पे दूर हो चुकी है। सीएल वर्मा भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, तो बसपा को ये एक बड़ा चैलेंज उठाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर और यदि बसपा मेहनत करती है, बसपा वहां पे फाइट करती है, तो इंडिया गठबंधन के लिए ये दिक्कत की जरूर परेशानी होगी कि वहां पर वो अपने कैंडिडेट को सफलता दिला पाए। मतलब अगर बहुजन समाज पार्टी का अच्छा कैंडिडेट वहां आता है, सीएल वर्मा जैसे पिछली बार नंबर 2 पे रहे, बहुत बड़ा वोटों का अंतर नहीं था, 1 लाख के आसपास वोट था जो ज्यादा मिले कौशल किशोर को। सीएल वर्मा या उन्हीं जैसा कोई कैंडिडेट, आर के चौधरी भी बसपा के नेता रह चुके हैं, अब आर के चौधरी और सीएल वर्मा जैसे नामों पर विचार करके अगर बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपना कैंडिडेट मजबूती से उतारती है और कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट होते हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन अगर सुशीला सरोज को उतारता है तो क्या लगता है संजय जायसवाल जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुशीला सरोज इंडिया गठबंधन से, बहुजन समाज पार्टी संभावना है, संभावना में बात कर रहे हैं, बसपा आर के चौधरी या सीएल वर्मा को लेके आती और तीसरे भाजपा से फिर कौशल किशोर आते, तो ऐसे में क्या संभावना बनती, वहां पर क्या समीकरण दिखाई पड़ सकते हैं? देखिए, चुनाव समीकरण पे होता है बिल्कुल, और सीएल वर्मा सेकंड नंबर पे थे, फर्स्ट नंबर पे कौशल किशोर जी थे। अगर मायावती बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ जाती हैं, अभी तो उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन जब फैसला लेती हैं, अगर विपक्ष के साथ जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर जो है कौशल किशोर की सीट खतरे में आ सकती है। हाँ, नहीं, लेकिन उनके भतीजे आकाश आनंद ने साफ किया है कि तीसरे विकल्प के रूप में जनता उन्हें बहुत पसंद कर रही है और बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में लोकप्रियता पर उन्होंने कहा है, और वो तीसरे विकल्प के रूप में सामने आएंगे। तीसरा विकल्प यानी एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो इंडिया गठबंधन, और तीसरा विकल्प बनकर आपको बताऊं कि अगर बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ जाती है तो विपक्ष मजबूत दिखाई देगा, और अगर साथ नहीं जाती है तो 3 कैंडिडेट हो जाते हैं। अगर 3 कैंडिडेट हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है भी भारतीय जनता पार्टी सीट निकाल। अखिलेश जी, इस पर अंतिम कमेंट हम दो तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया। अखिलेश जी, आपका अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे कि यार बसपा भी वहां कैंडिडेट उतारती है मजबूत उन्हीं नामों में से जो कि पहले लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, सीएल वर्मा, आर के चौधरी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से सुशीला सरोज कैंडिडेट होती हैं और कौशल किशोर फिर से कैंडिडेट होते हैं, तो क्या समीकरण दिखाई पड़ सकते हैं आने वाले चुनाव में? मोहनलालगंज लोकसभा। अमरीन जी, इसमें सीधा इसमें एक बहुत ही टफ फाइट देखने को मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। अगर बसपा तीसरा फ्रंट बन के सामने आता है लोकसभा चुनाव 2024 में
और अगर सीएल वर्मा जी को उतारा जाता है तो एक बहुत टफ फाइट होगी, जिसमें वर्तमान में जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, इनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और लेकिन एक बात हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि आदमी काम पर भी वोट करता है कि किसने कितना काम किया है। बिल्कुल। तो काम भी देखता है कि उसके दुख सुख में खड़ा कौन हुआ, कितनी बार खड़ा हुआ। तो इस पर भी विचार हम लोग को करना चाहिए। इस पर भी नेताओं को वोट मिलते हैं कि कितनी बार नेता उनके दुख में खड़ा हुआ, कितनी मुसीबतें उनकी सलू, कितनी योजनाएं उन तक पहुंचाई गई। इस पर भी बहुत काम होता है। हाँ, वोट जरूर कटेंगे, वोट का परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। कौशल किशोर जी को एक बहुत टफ फाइट मिलेगी, लेकिन अब ये समय के गर्त में है कि राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, हम बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेकिन अब हम तीसरी सीट पर जाएं उससे पहले हम एक बात और करेंगे कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस जैसी पार्टी है जो देश में आज की डेट में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीत कर आई है, उसमें समाजवादी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल है, सत्ता दल के बाद नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी है, वो भी उसमें शामिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। वो अपने आप को तीसरा विकल्प कहते हैं। मायावती के भतीजे महासचिव आकाश आनंद ने ट्वीट करके बाकायदा कहा है कि जनता जो है तीसरे विकल्प के रूप में बसपा को पसंद कर रही है और बसपा तीसरे विकल्प के रूप में ही चुनाव में जाने वाली है। यदि ऐसा होता है तो कौन कैंडिडेट होगा, लगभग किसी भी सीट पर अभी साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि किसी भी सीट पर कोई कैंडिडेट कौन हो, इससे पहले यह समझना बहुत जरूरी होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, किन किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, किन किन सीटों पर सपा लड़ेगी, गठबंधन के अन्य जो घटक होंगे वो कौन सी सीटों की मांग करेंगे। आज एक फोटो सामने आया जिसमें राजेश पति त्रिपाठी वो जयंत चौधरी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जयंत चौधरी का अपना लोकदल जो है उनके साथ खड़े होकर राजेश पति त्रिपाठी, जिनके बेटे अभी जो है वो चुनाव लड़े थे तृणमूल कांग्रेस से। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सामने हैं और इसी बीच में हम पहुंच जाते हैं तीसरी सीट पे, राजधानी लखनऊ से सटी हुई बेहद अहम सीट, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, वो है बाराबंकी। कहा जाता है कि बाराबंकी जो है भगवान वाराह की पुनर्जन्म भूमि है। बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। बाराबंकी जो है उससे जुड़ाव रहा है प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का और अवध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बाराबंकी। और बाराबंकी भी सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट पर लगातार कैंडिडेट जरूर बदल गया, लेकिन 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और उससे पहले वहां से कांग्रेस के पीएल पुनिया जो हैं वो सांसद थे। पीएल पुनिया भी कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन फिलहाल पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे। उनके बेटे तनुज पुनिया ने वहां चुनाव लड़ा था, लेकिन वो नंबर 3 पर है। कांग्रेस को वहां 1.5 लाख के आसपास 2.25 लाख वोट मिला था। नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, गठबंधन कैंडिडेट राम सागर रावत वहां रहे थे और उनको उपेंद्र सिंह रावत ने हराया था। उससे पहले प्रियंका रावत वहां से भारतीय जनता पार्टी से जीती थी, वो भी। तो रावत वोट बहुत मायने रखता है बाराबंकी में, सुरक्षित सीट है। सपा से भी रावत ही थे, राम सागर रावत। भाजपा से इस बार भी रावत थे, चुनाव जीते। पिछली बार भी रावत थी प्रियंका, चुनाव जीती। बाराबंकी सीट पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, कौन प्रवेश पाएगा वहां से, भाजपा का कैंडिडेट कौन हो सकता। भाजपा उपेंद्र को रिपीट कर सकती है या प्रियंका जो कि इस समय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में, उन पर दांव आजमा सकती है। और उधर इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि पीएल पुनिया एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे तनुज पुनिया यहाँ पर पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और दूसरी तरफ राम सागर रावत सांसद रह चुके हैं वहां से 3-3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। तो सपा के हिस्से में जाएगी या कांग्रेस को मिलेगी, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा और एनडीए का भी कैंडिडेट वही होगा या बदल सकता है। अनुज जी, देखिए अमृत जी, बाराबंकी जो है जो लखनऊ से जुड़ी हुई है, आपने कहा कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाराबंकी में अगर देखा जाए तो 25% मुसलमान है, यादव, पासी और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। ये देखा जा सकता है कि सामान्य की जो संख्या है वहां काफी कम आती है। और इससे पहले प्रियंका रावत और वर्तमान में उपेंद्र रावत जो है वहां से सांसद हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे जीत दर्ज की है, लेकिन राम सागर रावत एक बड़ा नाम माना जाता है बाराबंकी में और वो भी वहां पे 3 बार सांसद रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक और नाम जुड़ता है, वो है पीएल पुनिया। बाराबंकी में पीएल पुनिया को एक विकास पुरुष की छवि के रूप में लोग देखते हैं और पीएल पुनिया के बाद उनके जो पुत्र हैं तनुज पुनिया,
वो कांग्रेस से लड़े थे। और अगर देखा जाए तो तनुज पुनिया ने अच्छी वोट वहां पे हासिल की, हाँ, पौने 2 लाख के आसपास, पौने 2 लाख के करीब वोट हासिल की थी। और जबकि बसपा और सपा का अलायंस था पिछली बार, तब सेकंड पोजीशन राम सागर रावत आए थे। तो ये एक जरूर जो है फायदा मिल सकता है इंडिया गठबंधन को कि वहां पर राम सागर रावत और दूसरे पीएल पुनिया, इन दोनों में से किसी को भी वोट मिलता को टिकट मिलता है इंडिया गठबंधन से, तो इनको सफलता मिल सकती है। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, वहां पे 25% मुस्लिम आबादी है। यदि मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ती है, वोट बैंक नहीं बढ़ता है, जैसा कि आपने आजकल देखा होगा कि पसमानदा समाज के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन चल रहा है जी, पसमानदा समाज को वो एक अलग राजनीति में ला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी देखा जाए तो सवर्ण पूरी तरीके से हावी है और पसमानदा की वोट बैंक 85% मानी जाती है। और पसमानदा समाज को प्रतिनिधित्व भी जो है एनडीए गठबंधन दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, केंद्र में भी जो है उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। अभी हाल में ही अलीगढ़ के जो पूर्व वाइस चांसलर थे उनको एमएलसी बनाया गया, तो ये राज्यसभा बनाया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर जरूर होगा कि यदि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा होगा, और यदि मुस्लिम वोट बैंक नहीं बढ़ता है तो भाजपा के लिए राह जरूर कठिन होगी, उसमें चाहे प्रियंका सिंह रावत को टिकट मिले या उपेंद्र रावत को टिकट मिले, क्योंकि वहां पे इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ काम करेगा और बिल्कुल। जैसा हाँ अखिलेश जी, बाराबंकी सीट की पोजीशन थोड़ी अलग है वहां, क्योंकि कांग्रेस से पीएल पुनिया बड़े नेता हैं, उनके बेटे तनुज पुनिया कांग्रेस में प्रदेश लेवल के नेता हैं, वो चुनाव लड़े, अलग चुनाव लड़े। समूची मायावती और अखिलेश की पार्टी का गठबंधन था, बावजूद उसके राम सागर रावत चुनाव नहीं जीते। नंबर 2 पर है भाजपा के उपेंद्र सिंह रावत, टिकट बदल के खड़े किए गए थे, वो चुनाव जीत गए। उसके बावजूद लगभग पौने 2 लाख वोट तनुज पुनिया, जो कि पहले सांसद नहीं रहे, उनके पापा सांसद रहे, वो जीत के आए। और अब क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या मान के चलते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से वह कैंडिडेट कौन हो सकता है? कांग्रेस से पीएल पुनिया या उनके बेटे, या इंडिया गठबंधन राम सागर रावत को ही समाजवादी पार्टी की रिपीट कर सकता है? और भाजपा के लिए इस बार वो राह कैसी रहने वाली है जहां पर 25% मुस्लिम वोट है, यानी पसमानदा समाज का वोट है? अखिलेश जी। अमरीश जी, मेरे हिसाब से देखिए, इस बार रणनीति कुछ ऐसे होगी कि ये राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत चर्चित रहती है कि जो यूपी जीतता है वो ही दिल्ली पे राज करता है। तो कहीं ना कहीं इनकी ये रणनीति, दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों की ये रणनीति रहने वाली है कि यूपी में किसी तरीके से कब्जा करना। तो किसी ऐसे, तो कोई भी पार्टी ऐसे आदमी को नहीं उतारना चाहेगी किसी भी सीट से कि जिसमें हार की संभावनाएं ज़्यादा हों। तो ये अपना कोई भी एक ऐसा चेहरा उतारेंगे जो लोकप्रिय भी हो और जो वोट भी पा सके। केवल लोकप्रिय होना अलग चीज़ है और वोट पाना अलग चीज़ हो जाती है। तो मेरे ख्याल से कि इनको रावत जी पे इंडिया को दाव ज़्यादा खेला जा सकता है। ये मैं अखिलेश जी का कहना है कि रामसागर रावत क्योंकि 3 बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, और पीएल पुनिया जरूर सांसद वहां से रहे, लेकिन पीएल पुनिया बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन उतना प्रूव्ड नहीं है जितना रामसागर रावत प्रूव्ड है, क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़े, पिछली बार वो हारे, वो भी एक बार चुनाव हारे तो खैर रामसागर रावत भी चुनाव तो हार जीत का ही नाम चुनाव है, लेकिन इनको संभावना है कि रामसागर रावत ज्यादा। मेरा सिर्फ संजय जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से बाराबंकी में पीएल पुनिया एक बड़ा नाम, उनके बेटा तनुज पुनिया प्रदेश लेवल के नेता, पीएल पुनिया सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएल पुनिया है, राज्यसभा सांसद भी बनाए गए, निश्चित रूप से बहुत अहमियत है उनकी कांग्रेस पार्टी में। और उधर समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन से मिलकर पिछली बार रामसागर रावत लड़े, उसके बावजूद वो जीत नहीं पाए थे, जीत उनके हिस्से में नहीं आई थी। तो इस बार क्या संभावना है, यदि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उपेंद्र सिंह रावत ही रहते हैं या प्रियंका रावत जो पहले नहीं बदल के वो हो जाती हैं, इस पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट बाराबंकी से कौन हो सकता है, जहां 25% मुस्लिम वोट है, जहां बड़ी संख्या में रावत वोट है, अनुसूचित जात का वोट है, वहां पर इंडिया गठबंधन किसको आगे ला सकता है? देखिए, कांग्रेस में अगर बात करें तो पीएल पुनिया वाकई एक बड़ा नाम है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी रहे हैं और पढ़े लिखे नेता हैं, और उन्होंने बाराबंकी में अगर वो खुद नहीं आते हैं चुनाव में, उनका बेटा आता है या कोई भी कैंडिडेट फाइनल किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है पीएल पुनिया का दखल तो वो होगा, ये हर हालत में होगा। ठीक है, बाराबंकी की बात कर रहे हैं। भाजपा की बात करें
तो जो भाजपा से उपेंद्र रावत जी जो अभी प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, तो जब अगर 2019 की बात करते हैं तो 2019 में जो चुनाव का माहौल था वो काफ़ी डिफरेंट था, और अब 2024 में जो माहौल बनने जा रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है। पिछली बार सपा बसपा साथ में थी, इस बार कांग्रेस और सपा साथ हो ही चुके हैं। अब कांग्रेस और सपा अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, उनके गठबंधन का कोई प्रत्याशी आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बड़ी कांटे की सीट होने जा रही बाराबंकी की। अब बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन कैंडिडेट को लोग ज्यादा प्यार देते हैं, किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं और किसको अपना वोट बिल्कुल देते हैं। संजय जी बिल्कुल से कह रहे हैं, बहुत कांटे का चुनाव होगा, लेकिन कांटे का मामला तो तब भी था अनूप जी जब पूरी बसपा समाजवादी पार्टी के साथ थी। एक ऐसा गठबंधन जो चर्चा, जब ये गठबंधन बना तो चर्चा रही कि अब क्या बाकी रहा, महागठबंधन। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कितने वर्षों बाद गठबंधन, और उस गठबंधन की छाया में पुरानी सारी बातें डिलीट कर दी गई, भूल गए। अखिलेश यादव मायावती के पास पहुंच गए, दोनों एक मंच पर पहुंच गए। बावजूद उसके बाराबंकी जैसी सीट जिसको भाजपा अब तक केवल 3 बार जीती है, 2 बार लगातार प्रियंका रावत और उपेंद्र रावत, और 1 बार इससे पहले बैजनाथ रावत भाजपा से जीते हैं। वो चुनाव काफी पहले का था, वो 98 का चुनाव था। उस सीट को भी महागठबंधन पिछला जीत नहीं पाया। और महागठबंधन की अगर हम बात करें तो बसपा और सपा के गठबंधन का जो वोट परसेंटेज कैलकुलेशन है वो कांग्रेस के आज के वोट परसेंटेज, सपा का वोट परसेंटेज कैलकुलेशन से ज्यादा था। इस बार अगर बसपा साथ नहीं आती, इस बार भी, तो क्या दिखाई पड़ेगा बाराबंकी? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि देखिए, हम अगर जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन होता है जिसमें कांग्रेस और सपा आती है और उसके साथ में अन्य छोटे दल आते हैं, लेकिन अगर जो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो वहां पे उपेंद्र रावत आते हैं। उपेंद्र रावत जो कि जैतपुर विधानसभा सीट से आते हैं, वो पूर्व में विधायक थे, बाद में वो सांसद बने। लेकिन अगर जो बसपा जिसका कोर वोट बैंक पास वहां पे अनुसूचित जाति का है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर जो कैंडिडेट बहुत मजबूत उतारते हैं और बसपा की तरफ यदि मुस्लिम वोट बैंक नहीं बढ़ता है, तब तो इंडिया गठबंधन को सफलता मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन यदि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है तो उम्मीद समाजवादी पार्टी कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत कम होगा, और उस पे जो है एनडीए फिर से बाजी मार सकती है। अब उसमें प्रियंका रावत हो या उपेंद्र रावत हो, ये बात का सब्जेक्ट होगा। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति देखा जाए तो बसपा यदि कोई मजबूत कैंडिडेट उतारती है तो इंडिया गठबंधन के लिए समस्याएं जरूर पैदा होंगी। यदि उसका जो प्रत्याशी उतना इफेक्टिव नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं होता है और मुस्लिम वोट बैंक नहीं बढ़ता है, तो इंडिया गठबंधन के लिए एक कह सकते हैं उसको विजयश्री दिला जरूर सकते। हमारे पास समय कम है, अब आप सबकी एक मिनट में प्रतिक्रिया चाहेंगे। लखनऊ लोकसभा सीट, मोहनलालगंज लोकसभा सीट और बाराबंकी लोकसभा सीट, इन तीनों की हमने बात की, ढेर सारे पहलुओं को हमने एनालाइज किया। बावजूद इसके हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, क्योंकि निष्कर्ष तो आने वाला समय निकालेगा। बावजूद इसके एक सवाल है कि लखनऊ संसदीय सीट पे, मोहनलालगंज पे और बाराबंकी पे आने वाले टाइम पे क्या दिख सकता है, किसके पक्ष में 2024 का रण हो सकता है इन 3 सीटों पर, जहां पर अभी तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय। अखिलेश जी, आने वाले टाइम पे इन तीनों सीटों पर किसका कब्जा हो सकता है? स्थिति बदल सकती है, दृश्य कुछ और हो सकता है, या जो वर्तमान में है तीनों पर भाजपा ऐसा रह सकता है? तीनों पे अमरीन जी मैं यही कहूंगा कि मुकाबला दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा, और एक बहुत ही कांटे की टक्कर होगी जिसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अभी अपनी रणनीति खुल के नहीं बताई है कि वो किस रणनीति पे काम कर रही है, उम्मीदवार कौन होगा। तो मैं अंत में अपना यही कह सकता हूं कि मुकाबला ही दिलचस्प होगा और ये चुनाव भी बहुत कांटे का होने वाला है। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। 2 सीटें सुरक्षित हैं, मोहनलालगंज और बाराबंकी सुरक्षित सीटें, जहां पर अनुसूचित जात का बड़ा वोट बैंक है। बाराबंकी में मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है 25%, और यह तीनों सीटें इस स्थिति के बावजूद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी यानी इंडिया कब्जे में है। आने वाले टाइम पे यहां पर तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती, या जैसा है वैसा ही दिखेगा? देखिए, 2019 की बात करें तो मोदी मैजिक चल रहा था, 2014 की बात करें तो मोदी मैजिक चल रहा था, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। ये जनता भी जान रही है और पॉलिटिकल पार्टियां भी इस चीज को बदला हुआ दिखेगा। बदला हुआ दिखेगा। तो 2024
एक नया चुनाव होगा, बिल्कुल एक अलग तरीके का चुनाव होगा। किसका पलड़ा भारी होता है अभी 7 महीने बाकी है, आने वाला वक्त बताएगा। अनूप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। लखनऊ लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट, राजधानी का शहर, जहां पर लंबे समय से परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है। 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद हुए, लालजी टंडन सांसद बने और 2 बार से राजनाथ सिंह सांसद हैं। बगल में मोहनलालगंज सीट, जहां से कौशल किशोर 2 बार जीतकर केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनकी पत्नी भी उसी क्षेत्र में एक सीट से विधायक होती चली आ रही। और उसके बाद बाराबंकी, जो अद्भुत है, अलग टाइप की है, जहां मुस्लिम वोट और अनुसूचित जाति का वोट निर्णायक होगा। तीनों सीटें वर्तमान में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास है। आने वाले टाइम पे क्या तस्वीर बदल सकती है, यह नजारा कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है? अनूप जी, देखिए, चुनाव 2024 में होगा। यदि वहां पे मोदी के चेहरे को लगा करके, मोदी के चेहरों को देख करके अगर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी, कह सकते हैं एनडीए गठबंधन को दिक्कतें बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन मोदी के साथ यूपी में तो योगी भी है। नहीं, यूपी में योगी है, लेकिन उधर इंडिया गठबंधन भी है। और योगी के साथ साथ में एक बड़ा नाम जो देखा जाए, देखिए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में सांसद हैं, क्योंकि परंपरागत वोट बैंक भाजपा का लखनऊ में है, तो यहाँ पे तो उतनी समस्या नहीं आ सकती है। लेकिन जो बगल में सटी हुई लोकसभा सीटों की आपने बात की, जो बाराबंकी आती है और मोहनलालगंज आता है, तो बाराबंकी का भी समीकरण अलग है। जैसे संजय जी ने बताया, बाराबंकी का भी समीकरण अलग है और मोहनलालगंज का भी समीकरण अलग है। बाराबंकी में अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि लोकसभा चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बाबा का चेहरा अब खिल चुका है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाएगा तो मोदी मैजिक अगर दिखता है, मोदी का चेहरा करके आते हैं और मोदी के नाम पे वोट मिलता है, तो कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन यदि विकास की बात या एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा सकती है कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, एनडीए रिपीट हो रहा है और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ठीक कैंडिडेट उतारता है, तो एनडीए को समस्या आ सकती है बाराबंकी और मोहनलालगंज दोनों लोकसभा क्षेत्रों में। चलिए, हमने बात की राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश की 2 अन्य सीटों पर, जो कि बहुत अहमियत रखती है उत्तर प्रदेश चुनाव में। 2 सीटें जो कि राजधानी लखनऊ की सीट से जुड़ी हुई, एक तरफ बाराबंकी जिसको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं, और एक तरफ मोहनलालगंज सीट जिसमें मलिहाबाद आता है, जिसमें सरोजनी नगर आता है, जिसमें ऐसा क्षेत्र आता है जिसे फल पट्टी कहा जाता है, जिसे स्वाद का बगीचा कहा जाता है। कहां किसको कौन सा स्वाद इस बार आने वाला है, क्या रहने वाली तस्वीर? एनडीए गठबंधन जो तीनों जगह काबिज है वही काबिज रहने वाला है, या तस्वीर कुछ बदल के नजर आएगी, या नजारा जैसा नजर आता वैसा ही होगा? हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप दीजिएगा कमेंट में सवालों के जवाब। फिलहाल आज के लिए इतना ही आपके सामने, और शेष हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि जनता ही तय करेगी कि रण 2024 किसके पक्ष में जाएगा। नमस्कार।